Good morning, students. How are you all? I hope all of you are safe and fine. Students, in last lecture, we started a new topic, that is tariff and non-tariff barriers. और इसके अंतर्गत हमने देखा कि प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या होती है. बाद में हमने देखा कि प्रोटेक्शन पॉलिसी में टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, इसकी हमने डिटेल में देखी कि किस किस प्रकार से टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर की सहायता से हम हमारे जो होम इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो आज के लेक्चर में हम उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करेंगे, एंड दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमको देखना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का स्ट्रक्चर और इफ़ेक्ट, ये तीन बेसिक एरिया हमको स्टडी करना है. तो वन बाय वन हम देखेंगे. सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग देखेंगे, और बाद में फिर उसके बाद का पैटर्न, स्ट्रक्चर और इफ़ेक्ट, ये तीनों हम कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये जो टर्म है इसकी मीनिंग हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर द इन्वेस्टमेंट्स इन डोमेस्टिक कंपनीज एंड असेट्स बाय अनदर कंट्री बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर. मतलब कोई फॉरेन इन्वेस्टर ने हमारे होम जो कंट्री, जिसको होस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, वहाँ पर अगर इन्वेस्ट किया होगा एसेट्स में, तो उसको कहते हैं हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सिंपली जैसे यहाँ पर ये डायग्राम से एक्सप्लेन होता है कि यहाँ पर क्या है, एक कंपनी है जो फॉरेन कंट्री में, फॉर एग्जांपल ये वो यूएस में है, वहाँ की ए कंपनी है, और वहाँ की जो ये कंपनी उसने इन्वेस्ट किया बी कंपनी में, लेकिन बी कंपनी कहाँ पर है, इंडिया में. तो इंडिया जो जिसको हम कहते हैं होस्ट इकोनॉमी, मतलब जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसको बोलते हैं होस्ट इकोनॉमी, और जहाँ से इन्वेस्ट हो रहा है उसको कहते हैं सोर्स इकोनॉमी. तो सोर्स इकोनॉमी मतलब इन्वेस्टर, और कहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे बी कंपनी इंडिया में है, तो इंडिया यहाँ पर क्या हो गया, होस्ट इकोनॉमी. तो यहाँ पर कैपिटल इनफ्लो आ रहा है फ्रॉम यूएस टू इंडिया, तो दिस इज कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो मतलब क्या, कोई एक कंपनी जो फॉरेन कंपनी में है वो होस्ट इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करती है, तो दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सिंपल है, फॉरेन से आया हुआ इन्वेस्टमेंट. अब इसके जो अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के. एक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हम देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कौन से फॉर्म्स, मतलब प्रकार हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं. तो एक आपने नाम सुना होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कभी कभी कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. देन ऑफिशियल फ्लोज, देन कमर्शियल लोन. ये चार तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री से दूसरे कंट्री में हो सकता है. अब वन बाय वन हमको देखेंगे. तो इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यही हम डिटेल में देखेंगे. बाकी का जो है वो केवल हम उसको मीनिंग में ही हमको उसको देखना है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, इट हैपन्स व्हेन एन इंडिविजुअल और बिजनेस ओन्स 10% और मोर ऑफ अ फॉरेन कंपनी. मतलब फॉरेन कंपनी ने अगर किसी दूसरे कंट्री के 10% से ज़्यादा कंपनी के शेयर खरीदे होंगे, तो उसे हम FDI कहते हैं. 10% ओनरशिप डजंट गिव द इंडिविजुअल इन्वेस्टर अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द फॉरेन कंपनी. क्योंकि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कब आता है, मोर देन 51 करिया अगर शेयर, तो ही उसका कंट्रोलिंग होता है. 10% में वो कंट्रोलिंग नहीं होता. हाउएवर इट डज अलाउ इन्फ्लुएंस ओवर द कंपनीज मैनेजमेंट. लेकिन 10% भी है अगर है, तो कंपनी के जो पॉलिसीज़ है उसमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उसका हो सकता है, ऑपरेशन, मैनेजमेंट और पॉलिसी में. फॉर दिस रीज़न गवर्नमेंट ट्रैक इन्वेस्टमेंट इन देयर कंट्रीज बिजनेस. अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि कहाँ से इन्वेस्ट आ रहा है, कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, सो दैट उस होस्ट इकोनॉमी में कुछ जो बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो फॉरेन कंट्री का ना हो, इसके लिए वो 10% तक उनको अलाउ किया जाता है इन्वेस्टमेंट में. अभी इसके अलग अलग FDI के प्रकार, मतलब ये हो सकते हैं, फॉर्म्स हो सकते हैं, जॉइंट वेंचर, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, क्रिएटिंग सब्सिडियरी कंपनी. ये सब प्रकार से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी एक कंट्री में दूसरे कंट्री के द्वारा किया जा सकता है. देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेफर टू द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़. यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, इस प्रकार से खरीदा जाता है. लेकिन FDI में एसेट भी खरीदी जा सकती है. FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें बेसिक अंतर ऐसा है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, केवल फाइनेंशियल एसेट मतलब सिक्योरिटीज़ ही खरीदी जाती है ऑफ फाइनेंशियल एसेट बाय इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनदर
country. Examples of foreign portfolio investment include stock, bonds, mutual funds, exchange traded fund, अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट जिसको ADR कहते हैं, या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जिसको GDR कहते हैं. ऐसे अलग अलग फॉर्म्स में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है. अब FDI और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें अंतर ऐसा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में केवल सिक्योरिटीज़ मतलब फाइनेंशियल असेट्स ही खरीदी जाती है इन्वेस्टर के द्वारा, लेकिन FDI में जो असेट्स हैं वो डायरेक्ट असेट भी खरीदी जा सकती है मर्जर और एक्विजिशन जॉइंट वेंचर के थ्रू. तो ये दोनों में बेसिक फ़र्क है. जो हमने तीसरा जो प्रकार हमने देखा था इसमें ऑफिशियल फ्लो या ऑफिस के जो किसी कंट्री के ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके तहत वो कैपिटल मूव होता है. और कमर्शियल लोन मतलब जहाँ पर एक जैसे कोई पर्टिकुलर बैंक दूसरे कंट्री के कंपनी को अगर लोन दे रही होगी तो सिंपली जैसे लोन होता है किसी डोमेस्टिक लेवल पर, वैसे इंटरनेशनल लेवल से अगर लोन मिल रहा होगा या ले रहे होंगे, सो दैट इज़ कॉल्ड एज कमर्शियल लोन. तो वो भी एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आ जाता है. तो इसको हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, हमको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट 4 प्रकार से हो सकता है: फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ऑफिशियल फ्लोज एंड कमर्शियल लोन. तो उसमें से FDI और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यही हमको ज़्यादा डिटेल में देखना है. अब इसके बाद हम देखेंगे कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है इसके स्ट्रक्चर कैसा है. मतलब किसी एक कंट्री को अगर दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करना होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इसमें 4 बेसिक हमको ध्यान में रखना है: लाइसेंस ऑफिसर, लाइसेंस ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस एंड होली ओन सब्सिडी. ये 4 तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई एक कंट्री में दूसरे कंट्री के द्वारा किया जा सकता है. अब सबसे पहले देखते हैं कि लाइसेंस ऑफिस क्या होता है. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सेटिंग अप अ कंपनी इंडिया बाय फॉरेन कंपनी. मतलब एक कंपनी के द्वारा इंडिया में अगर कोई फॉरेन कंट्री है उसको इंडिया में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले उनको लाइसेंस ऑफिस इंडिया में ओपन करना पड़ेगा. इट कैन इंगेज इन फॉलोइंग बिजनेसेस. अब वो लाइसेंस ऑफिस किस प्रकार का बिजनेस कर सकता है? देन रिप्रेजेंटिंग द पेरेंट कंपनी, जो भी फॉरेन कंपनी है उस कंपनी के बिजनेस को ये जो लाइसेंस ऑफिस है जो इंडिया में है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा. प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा होगा उसको प्रमोट करेगा, उसमें मदद करेगा, फैसिलिटेट करेगा. टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कोलैबोरेशन, ये जो 2 कंपनियां हैं ये 2 कंपनी के बीच में जो भी फाइनेंशियल या टेक्निकल कोलैबोरेशन होते हैं उसको प्रमोट करेगा. कम्युनिकेशन, दोनों 2 कंपनियों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें वो लाइसेंस ऑफिस क्या करेगा? मदद करेगा. टू एस्टैब्लिश लाइसेंस ऑफिस ऑफ फॉरेन कंपनी शुड हैव अ नेट वर्थ ऑफ $50,000 एंड हैव अ नेट प्रॉफिट 3 ईयर्स उसका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए. मतलब कोई भी लाइसेंस ऑफिस इंडिया में खोल नहीं सकता. लाइसेंस ऑफिस के लिए जिस कंपनी को लाइसेंस ऑफिस इंडिया में ओपन करना है उस कंपनी का कुछ न कुछ ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए. तो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि उनका कम से कम 3 साल का प्रॉफिट होना चाहिए और उनका जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ कम से कम कितना होना चाहिए? $50,000 होना चाहिए. वही कंपनी इंडिया में क्या कर सकती है? लाइसेंस ऑफिस ओपन कर सकती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ उसके थ्रू हो सकता है. सो दिस इज लाइसेंस ऑफिस. देन ब्रांच ऑफिस. एनी कंपनी इन फॉरेन कंपनी एंगेज इन ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग इज अलाउड टू ओपन अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया. कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग अगर कोई फॉरेन कंट्री में कंपनी कर रही होगी तो ऐसे में इंडिया में उनको एक ब्रांच ऑफिस ओपन करने की परमिशन रहती है. अब किसके लिए रहेगी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए गुड्स के, कंसल्टेंसी के लिए रह सकती है, टेक्निकल कोलैबोरेशन रह सकती है और फाइनेंशियल कोलैबोरेशन. इतने पर्पस से कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में ब्रांच ऑफिस ओपन कर सकती है. टू एस्टैब्लिश ब्रांच ऑफिस अ फॉरेन कंपनी शुड हैव अ नेट वर्थ ऑफ ₹1 लाख एंड हैव अ 5 years प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड. अब जिसको भी ब्रांच ऑफिस इंडिया में ओपन करना होगा उनके लिए भी कंडीशन है कि उस कंपनी की नेटवर्थ, जिस भी फॉरेन कंपनी को इंडिया में ब्रांच ऑफिस ओपन करना है उसके लिए उस कंपनी के पास नेटवर्थ एक लाख $1 की होनी चाहिए. वैसे ही वो कंपनी का 5 साल का प्रॉफिट, उसकी अर्निंग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी होना कंपलसरी है. ये 2 कंडीशन अगर पूरी कर रही है कोई कंपनी, फॉरेन कंपनी, तो वो इंडिया में ब्रांच ऑफिस ओपन कर सकती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से. देन प्रोजेक्ट ऑफिस. प्रोजेक्ट ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड विद अ लिमिटेड पर्पस फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. अब प्रोजेक्ट में क्या ऐसा रहता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए ही उस ऑफिस को ओपन किया जाएगा. वो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल 2 साल में कंप्लीट होने वाला होगा
तो वो जो प्रोजेक्ट ऑफिस रहेगा वो कितने के लिए रहेगा, केवल 2 साल के लिए ही रहेगा। उस प्रोजेक्ट के अलावा वो ऑफिस और कोई काम नहीं करेगा। फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोजेक्ट मस्ट बी फंडेड फ्रॉम रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड कंपनी, द प्रोजेक्ट मस्ट बी क्लियर्ड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अब जिस भी फॉरेन कंपनी को प्रोजेक्ट ऑफिस ओपन करना होगा तो सबसे पहले उनको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी RBI या सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे परमिशन लेना पड़ेगा प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया में उसका जो भी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो शुरू हो जानी चाहिए। उसके लिए परमिशन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से मिलनी चाहिए। और वो ऑफिस कितने के लिए रहेगा, केवल उस प्रोजेक्ट के लिए ही लिमिटेड स्कोप रहेगा, उसके अलावा वो कोई ऑफिस और कुछ काम नहीं करेगा। और उस प्रोजेक्ट ऑफिस के लिए जो कुछ भी पैसा है वो रेमिटेंस, मतलब उसको जो फॉरेन कंपनी है जिसका ये प्रोजेक्ट है, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट ऑफिस ओपन किया है, उसका खर्चा वो फॉरेन कंपनी फॉरेन जिस भी देश से वो बिलोंग करती होगी वहाँ से उनको रेमिटेंस करना पड़ेगा, मतलब पैसे भेजना पड़ेगा। सो दिस इज प्रोजेक्ट ऑफिस। देन होली ओन्ड सब्सिडियरी। होली ओन्ड सब्सिडियरी इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा होली ओन्ड सब्सिडियरी मेथड का इस्तेमाल होता है। इट प्रोवाइड्स लिमिटेड लाइबिलिटी एंड हैव फीवर रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड लाइसेंस ऑफिसेज एंड प्रोजेक्ट ऑफिसेज। इसमें अगर लाइसेंस ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस की कंपैरिजन करें तो यहाँ पर होली ओन्ड सब्सिडरी में कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, इसलिए फॉरेन कंपनी जो है इस प्रकार ये जो फोर्थ मेथड है होली ओन्ड सब्सिडरी का मेथड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अ होली ओन्ड सब्सिडरी रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर्स। अब कोई होली ओन्ड सब्सिडरी इंडिया में ओपन करना चाहता है कोई फॉरेन कंपनी, तो उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की आवश्यकता है एंड हैज़ फ्रॉम 2 to 50 शेयर होल्डर्स, 2 से 50 तक शेयर होल्डर की संख्या रह सकती है उस कंपनी को बनाने के लिए विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। द मिनिमम पेड अप कैपिटल, कम से कम 1 लाख रुपए का मिनिमम पेड अप कैपिटल उस होली ओन्ड सब्सिडरी का होना चाहिए। नो अप्रूवल ऑफ और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नीडेड। उनको केवल क्या मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, बाकी कुछ अप्रूवल लेने की उनको ज़रूरत नहीं रहेगी। सो दिस इज़ होली ओन्ड सब्सिडरी। तो इन 4 तरीके से अगर किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है तो उनको लाइसेंस ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं, ब्रांच ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं, प्रोजेक्ट ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं एंड होली ओन्ड सब्सिडरी। ये 4 मेथड के तहत, 4 में से कोई एक मेथड के तहत जो फॉरेन कंपनी है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर सकती है। जिसमें हमने देखा कि लाइसेंस ऑफिस किस प्रकार से रहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बाद में हमने ब्रांच ऑफिस देखा, उसकी रिक्वायरमेंट हमने देखा। देन वी ऑल्सो सी प्रोजेक्ट ऑफिस, केवल वो प्रोजेक्ट के लिए ही, लिमिटेड पीरियड के लिए ही रहेगा वो। देन द होली ओन्ड सब्सिडरी, जहाँ पर उसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 1 लाख मिनिमम होनी चाहिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। In the next lecture we will see the impact of foreign investment.